Okay, hello everyone. Welcome back to your own channel, Summer Vlog. And today we will be doing entire one shot for your subject of CUE, जो कि आपका सब्जेक्ट है ये RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है. इसका जो लिंकिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है. राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार. क्योंकि आप लोग भी जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आप लोग भी बहुत जगहों पे इंफॉर्मेशन मांगते हैं. हमें इसका इंफॉर्मेशन दो कि कब तक हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा. सो ये ना हर सिटीजन का राइट हो जाता है हर चीज में मांगना. बट आप कब इंफॉर्मेशन एज राइट मांग सकते हो वो हम इस एक्ट में पढ़ेंगे. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक्ड है, बिकॉज आर्टिकल 19 जो है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 1A इट गारंटीज यू अ फंडामेंटल राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन. तो जो स्पीक और एक्सप्रेशन में ही राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपका छुपा हुआ है. राइट, बिफोर गोइंग ऑन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको जो भी आगे वन शॉट वीडियोज हैं वो आपको मिल सके इजिली. आ जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है. एंड टेलीग्राम ग्रुप भी जाके आप ज्वाइन कीजिए, तो वहां भी आपको मिलता है मटेरियल. सो दिस विल हेल्प यू, दिस विल एड यू टू एस योर CUET एग्जाम्स. बहुत ही कम दिन बचे, एक हफ्ता बचा है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा स्मूथ एंडिंग देना चाहते हैं तो ये वन शॉट वीडियोस जो है आपके लिए हैं. ओके, RTI एक्ट का सिलेबस में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि हम अपकमिंग वीडियो में जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या पढ़ने वाले हैं. एंड जब मैं सबसे एंड में जाऊंगी तो मैं फिर से यही चीज खोलूंगी एंड वहां बताऊंगी देखो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया. सो विद दिस वे आपको बड़ा हेल्प होता है कि हाँ हमने सारा सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है. ठीक है, पूरा सिलेबस जो है हमने कवर कर लिया है. सो लेट्स स्टार्ट. क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन है तो राइट टू इंफॉर्मेशन बिफोर 2005 से पहले का राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो मैं ना आपको यहां पे 2005 से पहले का प्रॉपर इंडिया का भी बताऊंगी एंड इवन इंटरनेशनल लेवल का भी बताऊंगी. सो दिस इज एन एड ऑन. अब आपको अगर ये नहीं पढ़ना है यू कैन स्किप, बट इंटरनेशनल लेवल का क्यों उतारना पड़ता है स्टूडेंट्स? आपका ह्यूमन राइट्स भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो लिंक्ड होता है हर चीज. राइट, देन आपके सिलेबस में यूनिट 1 में ही बोला है RTI लिंक्ड विद डेमोक्रेसी. यस, हाउ इट इज लिंक्ड. तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के में जो भी डेमोक्रेसी का चीजें बताई हुई हैं वो, देन हाउ इट इंश्योर्स डेमोक्रेसी, इसके 7 to 8 पॉइंट्स जो है वो मैं डिस्कस करूंगी. देन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक्ड है? नाउ आर्टिकल 21 से लिंक्ड है. राइट टू लाइफ 19(1)(a) से लिंक्ड है, 19(1)(a) से लिंक्ड है. उसके बाद देन इवन 51(a) से लिंक्ड है. हाउ लिंक्ड तो हम पढ़ेंगे ना, ठीक है. 253 से लिंक्ड है, 361(a) से लिंक्ड है. यूल से कैसे हमने सिर्फ 19(1)(a) पढ़ा था वो हम वन शॉट में पढ़ेंगे. देन उसके बाद जजमेंट्स, 10+ जजमेंट्स जो कि आपकी लैंडमार्क है, पहले मैं आपको वो बताऊंगी. देन उसके बाद 5 जजमेंट्स अराउंड विच आई विल से यू कि आपके ऊपर है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो. तो वो क्या है, मतलब पेपर में आने की बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बताऊंगी. दिस इज द वे हम यूनिट 1 को जो है करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग. नाउ लेट्स कम टू यूनिट 2. सी बेसिकली ना जो आपका यूनिट 2 है, दैट्स even unit 2 and unit 3 both, these both are about your this thing. I must say both the units are about your bare act में when you start RTI, जब आप राइट टू इंफॉर्मेशन आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपकी डेफिनेशंस है. तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मैं आपको उसमें बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी डेफिनेशंस करनी है. अगर आप पास्ट उठा के देखोगे तो ऐसा पूछा हुआ है कि इंफॉर्मेशन कौन से में है, राइट टू इंफॉर्मेशन कौन से में है. तो मैक्सिमम पनिशमेंट्स मैं हर एक्ट में आपको बहुत कम बताती हूँ कि 2-3 पढ़ लो हो जाएगा, बट यहाँ में सिर्फ 2-3 मैंने छोड़े ही है एंड रेस्ट में आपको सारी डेफिनेशंस जो है पढ़ाऊंगी. राइट, उसके बाद ना आफ्टर दिस मैं आपको ये RTI का इट इज सेइंग प्रोसीजर. तो RTI का जब प्रोसीजर हम करेंगे तो हम छोटा मोटा सेक्शन 3-4 बस इतना ही पढ़ेंगे. देन उसके बाद 5, 6, 7, 8 हम कुछ नहीं करेंगे, 5, 6, 7 हम कुछ नहीं करेंगे. राइट,
आफ्टर दैट दिस पब्लिक अथॉरिटी है ना, एंड सेक्शन 8 बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज सेक्शन 8 में वो 10 सिचुएशंस गिवन है जहां पे आप डिनाई एज पब्लिक अथॉरिटी आप डिनाई कर सकते, मतलब जब आपने इंफॉर्मेशन सीक करी, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन सीक करी फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, तो ये डिनाई हो सकता है कि आप इसका इंफॉर्मेशन नहीं दोगे. सो वो क्या ग्राउंड्स हैं? वो ग्राउंड्स ना ऐसे ऐसे हैं कि इससे सिक्योरिटी, इससे डिफेंस है ना, इससे फ्रेंडली रिलेशंस, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो रहा है, ये सब चीजें हैं. तो वो पढ़ेंगे, बट 10 ग्राउंड है, राइट. सो देयर आर 10 ग्राउंड्स ऑफ इट. ये हो गया. उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 3 पे. यूनिट 3 इट टॉक्स अबाउट फर्स्टली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. दिस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है सेक्शन नंबर 12 में गठित है. ये 12 सेक्शन में इसका कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगी मैं कि इसमें एक चीफ होता है एंड देन 10 और लोग होते हैं, एंड इनका जो टर्म होता है 5 years का होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ये सब 12 में है. देन 13 में इसका टर्म है एंड 14 में है कि कैसे डिस्क्वालीफाई होता है. टर्म 5 साल का है. डिस्क्वालीफाई वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड प्रूव्ड कैपेसिटी. ठीक, तो ये हो गया. तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मैं आपको सेक्शन नंबर 12, 13, 14 बताऊंगी. देन स्टेट के जो है वो 50, 13, 15, 12, 14, देन 16, 17 एंड 18 है, राइट. जो 16 है इट टॉक्स अबाउट अगेन कि इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड देन 10 अदर लोग होंगे जो कि गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट करेगा. ठीक है, एंड गवर्नर जब अपॉइंट करेगा तो रिकमेंडेशन लेकर कमेटी का, उस कमेटी में 3 मेंबर्स जो है वो बने होते हैं. उसके बाद ये 17 में अगेन इसका टर्म जो है 5 साल का है एंड 18 में जो है ये बताते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कैसे ऑन द ग्राउंड सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह मिसबिहेवियर एंड कैपेसिटी. ये हो गया 18 तक. 15, 16, हाँ. उसके बाद ना आई थिंक इट्स 15, 16, 17. ठीक है, एक बार सेक्शंस जो है कंफर्म कर लेंगे. देन वी हैव या ठीक है. उसके बाद ना हम जो चलेंगे टुवर्ड्स 3 अदर थिंग्स, पावर, अपील्स एंड पेनल्टी. हम जो पढ़ेंगे इसमें हमें इसकी इनकी पावर्स पढ़नी है, हमें इसकी पेनल्टीज पढ़नी है, हमें इसमें देखना है कि यहाँ पे आपका क्या क्या चीजें जो है, अपील किस किस के पास जाती है, देन पेनल्टी कितना होगा. क्योंकि पावर्स बोल दिया, सिर्फ इसका सेक्शन नंबर लर्न करना है. अपील 30 दिन में होती है, किस किस से जाती है तो मैं आपको बताऊंगी ही, एंड देन पेनल्टी का आपको पनिशमेंट यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली गिवन है. तो बेयर एक्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे. साथ में 2 स्केड्यूल्स है, मैं आपको वो बता दूंगी. ठीक, ओके. नाउ आफ्टर दिस यूनिट 3 हो गया. नाउ विल कम टू यूनिट 4. यूनिट 4 में ना कुछ जैसे सेक्शन 8 मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने आपको सेक्शन 8 बताया ऑफ आरटीआई की, वहां पे ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे आप इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हो. उसके अलावा ये ऐसे 5 एक्ट्स हैं, 1, 2, ये इसके रूल्स हैं. ठीक है, तो 3 इसको मान लिया, 4 एंड 5. ये 5-6 ऐसे एक्ट्स हैं जहां पे अगेन आप इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स. आप बोल सकते हो ये ऑफिस मतलब एडमिन से रिलेटेड सीक्रेट्स है, हम नहीं देंगे. पब्लिक रिकॉर्ड्स है, ये डैमेज हो सकते हैं, हम नहीं देंगे. तो ये सब है, ये हम पढ़ेंगे, 2-2 लाइंस पढ़ेंगे, इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. तो ये तब होगा. ठीक है, उसके बाद लास्ट इज यूनिट 5. सो यूनिट 5 हम नहीं डील करेंगे. यहां से क्वेश्चन ना आया है, ना आएगा, ना इस पे मटेरियल है. पर यूनिट 5 बोलता क्या है कि स्टेट कमीशन और सेंट्रल कमीशन ना इन सारे एरियाज, पुलिस, रेवेन्यू, टैक्स, एक्साइज, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, सेक्रेटेरिएट, बीएसएनएल, पोस्ट्स एंड देन शेड्यूल्ड बैंक्स, सीपीडब्ल्यूडी एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इन सब एरियाज में उन्होंने कुछ ना कुछ काम कर रखा है, कोई ना कोई जजमेंट दे रखा है, यहाँ से इंफॉर्मेशन सीख कर रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है. सो कैसे हुआ ये सब? यहाँ पे देयर आर नो लैंडमार्क केसेस. अब थेसिस तो बहुत बड़ी बड़ी होती ही है, लैंडमार्क केसेस नहीं है एंड नॉट रेलिवेंट एज पर मी फॉर योर एग्जाम.
ठीक है, तो अगर आपको करना है तो ये आप यूनिट रियली खुद से करेंगे, रेस्ट 1 2 3 4 मैं आपको पढ़ाऊंगी. दैट्स इट. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, ओके, सो ऑल दिस अपार्ट वी विल नाउ स्टार्ट आरटीआई. ठीक है, आरटीआई आपका ना एक सब पार्ट, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन का भी मानते हैं. इसको हम सब पार्ट किसका मानते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी. वाई? बिकॉज इन आर्टिकल 9, अब देखोगे अभी, वाई? बिकॉज इन आर्टिकल 19(1) इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो ये आपके बोलने के अधिकार में ही आता है, और आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो आपका राइट टू स्पीक इज बीइंग वायलेटेड. ठीक है, इसके हम बहुत सारे केस लॉज पढ़ेंगे, एंड यहां से ना आरटीआई से आपको सबसे ज्यादा एक तो बेयर एक्ट एंड केस लॉ, राइट? ओके, लेट्स नाउ स्टार्ट. बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, इजी सा आएंगे, कुछ इतना दिक्कत की बात नहीं है. सो द राइट टू, थोड़ा सा हम इंटरनेशनली देखेंगे. अब ये देख के डर मत जाना, क्योंकि मैंने डिफिकल्ट पोर्शन एकदम स्टार्टिंग में ही कवर कर दिया. डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बट ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है. द राइट टू असेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट भी है. अगर आपसे पूछें कि ये सिर्फ नेशनल राइट है, नो, इट्स इंटरनेशनल राइट ऑल्सो. द वेरी फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, अब ये चीज यूएनओ ने फाउंड की थी ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स. ये आपको वेरियस प्रिंसिपल्स जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेन आंसर राइटिंग करते हैं तब जानने की जरूरत है. बट यहाँ पे एक टर्म मैं आपको क्लियर कराऊंगी, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स. सी, विसल ब्लोअर्स इज समथिंग इज कनेक्टेड टू आरटीआई एक्ट ओनली. जब मेरा लॉ स्कूल था एंड हमने आरटीआई एक्ट पढ़ा था, तो हमने विसल ब्लोइंग एक्ट भी पूरा पढ़ा था. बट क्योंकि आपके आरटीआई के सिलेबस में जो कि दे रखा है वहां पे नहीं है, इसलिए हम इसको डील नहीं कर रहे हैं. बट यू शुड नो व्हाट आर, हु आर विसल ब्लोअर्स. विसल ब्लोअर्स आर समवन जो कि इंफॉर्मेशन बाहर बताता है. ठीक है, तो अब उन्होंने इंफॉर्मेशन बता दी कि ऐसा ऐसा चल रहा है कंपनी में, ये है वो है, वट एवर. नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड. दैट्स व्हाई प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर्स. ओके, नाउ यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन आता है. बट किस आर्टिकल में आता है? जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में आता है, यहाँ पे भी सेम आर्टिकल 19 में ही फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन है. एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आपका इंफॉर्मेशन सीक करने का राइट है. ठीक, अब इसके बाद चलते हैं आईसीसीपीआर. तो इसका है आपका आर्टिकल 90. इसका क्या है? आर्टिकल 90. कॉमनवेल्थ वैसे आपको नहीं करना है, बट अगर इफ यू वांट टू डू इट, तो कॉमनवेल्थ में भी आरटीआई का जो आया था, तो वो आया था 1980 बारबोड्स. If you want to do, but according to me, you can cut it. ठीक, then OAS, Organization of American States, this also you can cut. अगर लर्न होता है तो आर्टिकल 30, because इतने सारे नहीं हो रहे हैं, that's why I'm telling you. This you have to do. यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसका आर्टिकल 10. So, यहां तक जो है आपका इंटरनेशनली हो गया है. दिस इज इंटरनेशनली. एक चीज और रह जाती है यहाँ पे, स्वीडन के बारे में. स्वीडन में ना स्वीडन में आरटीआई बहुत फेमस था, बहुत ही फेमस था. वहां पे पास हुआ था 1766. ये आप लर्न करेंगे, ठीक है. दिस यू हैव टू लर्न, बाकी आपको नहीं करना इसमें. देन यूएस ऑल्सो यू हैव टू डू. यूएस में आपको ये करना है कि किस टाइम पे आया था. जब वहां के प्रेसिडेंट थे जेम्स मैडिसन, उस टाइम में 1822 में आरटीआई एक्ट आया था, और उसको बोला गया था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, FOAI. राइट्स इसमें आए थे, एक्ट 1966 में आया. तो ये तो आपका इंटरनेशनली पूरा हो गया. ये आपका इंटरनेशनली पूरा हो गया. एक बार इसको देख लेते हैं.
इंटरनेशनली में हमने यूडीएचआर देखा, उसका आर्टिकल 19 है, ठीक है। उसके बाद हमने आईसीसीपीआर देखा, आर्टिकल अगेन 19, तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कॉमनवेल्थ ने मना कर दिया, ओएस ने मना कर दिया। देन आर्टिकल 10 ऑफ यूरोपियन, ठीक है। फिर आपको स्वीडन का 1766 पढ़ना है, एंड लास्टली यूएस में जेम्स मैडिसन थे जो कि 1966 में आपका ये ईयर आया था। नाउ विल डू कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। सी कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि पहले तो आप प्रीएम्बल पढ़ो। प्रीएम्बल में द सर्टेन टर्म्स आर यूज्ड, वो टर्म्स क्या क्या है, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड व्हाटएवर। जब मैंने आपको सिलेबस बताया अभी स्टार्टिंग में बताया ना, आरटीआई एंड डेमोक्रेसी अप्रोच इज अ पार्ट, तो आप ये देखें कि प्रीएम्बल इटसेल्फ स्पीक्स अबाउट डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी में ही आरटीआई आता है, तो कहीं ना कहीं आरटीआई का मेंशन प्रीएम्बल में भी है। आफ्टर दैट आर्टिकल 19(1)(a which guarantees freedom of free speech and expression. Then it is your article 21. Article 21 Constitution, it is on right to life and liberty, which includes right to know. ठीक है, right to know. Right to know includes right to receive information. Now, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है, सो आप इसको आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 से एनफोर्स भी करा सकते हो। Even Article 51(a) fully informed citizens की ड्यूटीज बताई है। Then next is Article 361(a), वो ये बोलता है कि आप प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, डिफॉर्मेटरी चीजें आप नहीं पब्लिश कर सकते। करोगे तो आरटीआई के हिसाब से आप जान सकते हो कि क्यों ऐसा पब्लिश किया गया है, और अगर रीजन वैलिड नहीं है तो आप जो है डिफॉर्मेशन का केस लगा सकते हैं, ठीक, और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर केस लॉस। नेक्स्ट कम्स योर केस लॉस। The very first case is Romesh Thapar versus State of Madras. Romesh Thapar versus State of Madras. Just a second. So sorry, there was something, a technical glitch. ठीक है, ओके। रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये आपने सुना होगा इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 का फेमस केस है, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पीपल का राइट है टू नो, पीपल्स राइट इज देयर टू नो। अच्छा, यहाँ पे ना किस केस में क्या हुआ था, डिटेलिंग्स क्या थी, नॉट रिक्वायर्ड टू डू, जितना जितना मैं बता रही हूँ बस उतना ही, ठीक। आई थिंक ये छोटा हो जाएगा, पहले ही बड़ा ठीक था, फुल स्क्रीन। ठीक है, दिस इज रोमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट स्टेट ऑफ मद्रास। नेक्स्ट चलते हैं
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण। अब यहाँ पे भी इन दिस केस यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ कुछ कंडक्ट हुई थी कि कुछ सीक्रेट्स बताए जाए कि ना बताए जाए, ठीक है। सो सीक्रेट्स वैसे आप you're not bound to tell the secrets of the state, उसके बारे में भी हम देखेंगे। कुछ लॉज हैं जहां पे आगे इसमें आपका सिलेबस में बताया ही मैंने आपको, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक्सेट्रा 1923 कुछ लॉज है हमारे पास वेयर यू आर प्रोटेक्टेड टू गिव इंफॉर्मेशन। और ऐसे ही जब आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे उसके सेक्शन 8 में आप देखेंगे, वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये इतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है बट क्योंकि यहाँ पे एक कमेटी गठित हुई थी वोरा, जो भी करप्शन की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ WCC में, है ना, ओपन गवर्नमेंट रहे, इसलिए दिनेश त्रिवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया। ये करप्शन का भी केस है, ये आरटीआई का भी केस है। एंड दिस इज द लैंडमार्क केस। ये केस लैंडमार्क कहां पे है? 7 जज बेंच का केस था और ये लैंडमार्क था हमारा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है ना उसमें, तो वहां के अपॉइंटमेंट के अनुसार, देखो आप देख भी रहे हैं ना, तो अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि वहां पे किस बेसिस पे अपॉइंटमेंट हुआ है। देखो आया ना, इन दिस केस पिटिशनर रिक्वायर्ड द वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ 2 जजेस। यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था, जो सबसे सीनियोरिटी में थे उनको अपॉइंट ना करके, क्योंकि कॉलेजियन सिस्टम है हमारा, है ना, कोई थर्ड इन द रैंक जज जो है, उनका नाम नहीं लेना चाह रही हूं, उनको अपॉइंट किया गया था, राइट। तो एक कॉलेजियन भेजता है नाम लिख के, बट रीजनिंग क्या थी ये पूछा गया, तो फिर एंड में इसको बोला गया दैट इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा की पूरा मुद्दा था। बट यहाँ पे अंत में जो बेसिकली हेल्ड हुआ था, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ही हेल्ड हुआ था कि हमें डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है। या द कंसेप्ट ऑफ ओपन गवर्नमेंट इज डायरेक्ट एमिनेशन फ्रॉम राइट टू नो विच सीम्स इम्प्लिसिट इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड। तो बोला कि ठीक है आपके पास पावर्स है, हर चीज है, पर आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते। बोला गया आर्टिकल 123 बोलता है एविडेंस का कि आप इसको छुपा सकते हो, या आर्टिकल 74 में है ना कि आपको एडवाइस इंक्वायर नहीं कर सकते, ये सब चीजें हैं। बट यहाँ पे राइट टू नॉलेज ने, इंफॉर्मेशन ने ओवरराइड किया। नेक्स्ट इज इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपने इसके फैक्ट्स ऑलरेडी पढ़े हैं, इन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं या पढ़े होंगे, ठीक। तो आप बस केस का नाम लर्न कर लेंगे। Then we have Reliance Petrochemical Limited versus Indian Express Newspaper, Bombay। जो ये केस है Reliance Petrochemicals Limited versus Indian Express Newspaper, Bombay, है also right to, सबको सब right to know का है, ठीक। आपको बस ये केसेस ध्यान रखने हैं, उसके फैक्ट्स नहीं। This also you have done in Constitution। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस MTNL, और ये तो पता ही है, लैंडमार्क केस आपको पता ही होना चाहिए। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। आफ्टर दिस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। देन PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एक सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो है वो चैलेंज हुआ था। दैट्स इट, ये आपके केस लॉस हो गए हैं। अब हम जो है थोड़ा सा आरटीआई के ना बैकग्राउंड की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा ही है बस इसमें बैकग्राउंड, देन वील मूव टुवर्ड्स द सेकंड PDF। यहाँ पे आरटीआई के बैकग्राउंड की बात करते हैं। सो अभी तक एक देखते हैं हमने क्या क्या किया। टिल नाउ वी डिड कि राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली है क्या, उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रिकॉग्नाइज है, फिर इंडिया में कैसे कैसे है, एंड उसके केस लॉस देखे।
अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। हिस्ट्री क्या है कि यहाँ ना मतलब इंफॉर्मेशन का डिमांड, अगर आप डेमोक्रेटिक हो तो डेमोक्रेटिक में ये 1990 से शुरू हुआ है ना आपका जो ये एक्ट है, ये कब का एक्ट है आपका? 2000 के बाद का एक्ट है। आजादी हमें कब मिली? 1947 में, ठीक है। तो डेमोक्रेट तो हम तब से हैं, लेकिन बहुत जगहों पे इंफॉर्मेशन जो है दबा ली जाती थी, आपको बताया नहीं जाता था, एंड दैट्स व्हाई द कैंपेन स्टार्टेड कमिंग। जो आपका इंदिरा गांधी का केस हुआ था, है ना, जो आपको एलपीजी एंड ऑल होता है, उसके दौरान ही आरटीआई के कैंपेन्स भी शुरू हो गए थे, ठीक है। देन एक स्टेप लिया गया कि हम एक एक्ट लेके आते हैं। तो जो आरटीआई एक्ट के आने से पहले का जो एक्ट है वो हमारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 है। और आपको जान के ये वो होगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी पहली बार, ठीक है। लेकिन ये जो एक्ट है कभी भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, फोर्स में नहीं आ पाया। मतलब एक्ट बन गया, असेंट दे दिया और असेंट पूरा प्रॉपर हो गया, एक डेट देनी थी कि इस दिन से लागू होगा, फोर्स डेट जो होती है, लेकिन वो फोर्स डेट दी नहीं गई। ठीक है, फोर्स डेट दी नहीं गई एंड कभी लॉ बना ही नहीं इस तरह से। फिर उसके बाद 2004 में आपका यूपीए की गवर्नमेंट जब दूसरी आई, ठीक है, सो नाउ दे स्टार्टेड अगेन ब्रिंगिंग दिस एक्ट इसके लिए। और इस सब का ही रिजल्ट था हमारा 2005 का एक्ट, ठीक है, जो कि फुल्ली ऑपरेशनल हो गया 12 अक्टूबर 2005 में। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको असेंट हुई थी 15 जून, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोकसभा राज्यसभा का लर्न मत करो, ठीक है, होता है तो अच्छी बात है, ऑब्वियस सी बात है, बट नहीं होता तो आप मत लर्न करो। लेकिन आपको जो लर्न करना है दैट इज योर 15, एक तो असेंट डेट प्रेसिडेंट ने दी 15 जून को एंड एक्ट फोर्स में आया 12 अक्टूबर, राइट। नाउ ये आपका पीडीएफ 1 हो गया। लेट मी ओपन। ये ना एक जस्ट अ सेकेंड बस। ओके, इट्स नॉट बीइंग डाउनलोडेड, टेक्निकल ग्लिच कल से ही आ रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ही ना, आई टोल्ड यू थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया है। ये हिस्ट्री को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री को ही कर रहे हैं कि जब ये आरटीआई एक्ट 2005 में आया, उससे पहले बिफोर दैट नथिंग वॉज इन द रिकग्नाइज्ड वे। मतलब आरटीआई तो रिकग्नाइज था ही नहीं ना, इससे पहले आरटीआई वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड एट ऑल, ठीक है। तो हम कैसे करते थे आरटीआई को, हम कहां से देखते थे? अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन सीख करनी पड़ती, को इन्फॉर्मेशन सीख करने का राइट था, बट वो लिमिटेड था क्योंकि प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं था। कोई भी चीज अगर प्रॉपरली रिकॉग्नाइज ना हो तो उसमें दिक्कतें आती हैं, इसीलिए ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक। तो इसलिए हम इसको देखते थे कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आया। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 19(1)(a) में आया। ऑल्सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन आर्टिकल 21, ठीक है, 51(a) हम कर चुके हैं। प्रीएम्बल ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट। देन 361(a), देन 253 इम्प्लीमेंट्स इंटरनेशनली अडॉप्टेड थिंग्स। तो ये 253 भी आप जो है नोट कर लेंगे, ठीक। ये आपका हो गया, ये आप पढ़ चुके हो, इससे कुछ नया नहीं है। बस जुडिशरी के भी मैंने आपको बड़े सारे प्रोनाउंसिएशन बता दिए, लेकिन सबसे लैंडमार्क था राज नारायण, जो इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सेटअप जो है वो डेमोक्रेटिक है, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। नाउ जब हमारी गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी तो वो कब होगी? जब आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन है,
एक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है ये कि ना ऐसा नहीं था, मैंने आपको बताया ना कि इससे पहले 2002 ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उससे पहले आपका था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, उससे पहले आपका ये था, है ना। सो ये सबसे पहली बार इसको स्टेट वाइज इंप्लीमेंट किया जाता है, पूरी नेशन में तो हुआ ही नहीं, मैंने कहा था ना कोई फोर्स में नहीं आया, तो स्टेट वाइज एक ही कुछ ही स्टेट्स में हुआ। तो वेरी फर्स्ट स्टेट वाज तमिलनाडु। ईयर आप मत पढ़े बट दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड आरटीआई को लाने के लिए रिकमेंडेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज ने दी। वो कमिटीज थी सेकेंड एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। वैसे मैं आपको केस लॉस जो बता चुकी हूं, बट जो रह गए थे वो देख लें। एक ये है आपका सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय। देखो मैं ना अभी आपको एक्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन तो है। मान लो मैं हूं, माय नेम इज अंकिता, मान लेते हैं। आप कल को ये इंफॉर्मेशन डाल दो कि आपकी सैलरी क्या है, यू वांट टू नो माय सैलरी, मान लो, क्या ये इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल होगा कोई भी अथॉरिटीज? आंसर इज नो, बिकॉज ये पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर मैं एक पब्लिक पोस्ट पे हूं, आईएएस हूं, आईपीएस हूं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूं, व्हाटएवर इट इज, वहां पे अगर आपको सैलरी जाननी है आप आरटीआई लगा के सैलरी जान सकते हैं, क्योंकि ये एक लोक सेवक है। आप जो है अपना सैलरी बताएं, कितना सैलरी, क्योंकि लोगों के पैसे जा रहा है ना, इसलिए। सो दिस इज अ थिंग कि इंफॉर्मेशन जो है आप सीख कर सकते हो, तो कहां से, विच आर द पार्ट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अभी हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे ये हेल्प किया कि जो सीबीएसई, जहां से मैंने भी अपनी एजुकेशन सीबीएसई से करी है, और आप लोग जो वीडियोस देखे होंगे 90% पीपल ने सीबीएसई से ही किया होगा। तो सीबीएसई जो है ये पब्लिक अथॉरिटी है, वो कितना पैसा ले रही है, किसको कितना पैसा, यू हैव कंप्लीट राइट टू आस्क फॉर दैट। ठीक है, तो ये इस केस में हेल्ड हुआ। कोई भी चीज पब्लिक अथॉरिटी अगर आपने बोल दी तो वो आ गई, किसमें, आरटीआई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पीयूसीएल हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। देन ये नहीं किया था, नमिता शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कि अगर किसी को आप अपॉइंट कर रहे हो ना पब्लिक ऑफिशियल को, कैसे अपॉइंट किया, क्यों, जैसे अभी मैंने केस बताया था ना, इसीलिए ही वो आरटीआई के अंदर आया। ये लेस इंपॉर्टेंट केसेस है, इसलिए ये दूसरी लिस्ट में मैं आपको करा रही हूं, लेस इंपॉर्टेंट। राय सोनाक्षी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इधर भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर कुछ बात थी। कृष्ण सिंह वर्सेस पंजाब, उत्तराखंड वर्सेस राजेंद्र सिंह, ये लेस इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बात थी कि इलेक्शंस में कहां से कितना मनी आता है एंड ऑल, है ना। ये इन दिस केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ है। यहाँ पे हुआ कैसे था, ये हुआ क्या था कि कौन सी पार्टी कहां से कितना पैसा ले रही है और उन फंड्स को कहां लगा रही है, ये प्रॉपरली आप अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे, जिससे लोग जो है जान सके। ठीक है, जिससे जो लोग हैं वो जान सके। फ्रीबीज को बताया था ना। एक अलग से टॉपिक आरटीआई एंड डेमोक्रेसी है आपके सिलेबस में, एंड दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। आई हैव मेंशन्ड इट, राइट, आई हैव मेंशन्ड इट। सी राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, इट इज फंडामेंटली किस किस के बीच में है, हेल्थ तो है ही है, डेमोक्रेसी का फंक्शन है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज समथिंग व्हिच इज आस्क्ड
राइट। तो देखिए हाउ इट इज लिंक्ड, कैसे ये लिंक्ड है। आरटीआई क्या प्रमोट करता है, अगर आप कोई इंफॉर्मेशन बार बार ले रहे हो और दूसरे लोगों को डर है ना, दूसरे लोगों को देखो डर रहता है, अरे मेरे ऊपर ये इंफॉर्मेशन का अगर बैठ गया तो मैं कैसे आंसर करूंगा, एंड इस वजह से हर चीज ट्रांसपेरेंट रहती है एंड गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है स्मूथ चल पाती है, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंटेबल, वो जवाबदेही। अगर आपसे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपने आपकी सैलरी कितनी है नॉन, मैं मना कर दूंगी चाहे मैंने कहीं से भी कैसे भी ली हो। बट पब्लिक ऑफिशियल से पूछा कि आपके बैंक अकाउंट पे इतने आए हैं, आप जवाब दें कैसे आए हैं, तो देना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ स्कैम्स जो है बाहर निकल के आते हैं। दूसरा ये ठीक है, ये हमारी कंट्री को तो कर ही रहा है, बिल्कुल कर रहा है हमारी कंट्री को। तो उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, ये एज इन्फॉर्म्ड सिटीजन, बिकॉज हम सिटीजन, ठीक है, बिकॉज हम सिटीजन हैं एंड हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी आपका रहने का एरिया है, जो भी आपकी जगह है, यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ना, यू मस्ट बी इन्फॉर्म्ड, शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड कि आपकी कंट्री में क्या कैसे चल रहा है। और यही चीज आपके सिटीजन्स को एम्पावर भी करती है ना, ये चीज आपके सिटीजन्स को क्या कर रही है, एम्पावर कर रही है, हाथ में कंट्रोल दे रही है, कंट्रोल दे रही है, उसको स्ट्रेंथन कर रही है सोसाइटी को। इवन पब्लिक जो है जब पार्टिसिपेट जितना करेगी उतना अच्छा भी तो रहेगा, है ना, जितना पार्टिसिपेशन होगा इतना अच्छा भी होगा, गुड गवर्नेंस एंश्योर होगा, करप्शन हटेगा, एंड वी हैव टेकन फॉर दिस सपोर्ट ऑफ जुडिशरी इन सेवरल एरियाज। इवन ये आपका असेस टू जस्टिस में भी बहुत काम करता है। कैसे? आरटीआई कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन असेस टू जस्टिस बाय इन्फॉर्मिंग सिटीजन अबाउट देयर लीगल राइट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड जितनी भी सर्विसेज जो है अवेलेबल है, ठीक है। एंड जुडिशियल सपोर्ट कैसे मिल रहा है आपको? जजमेंट से। करप्शन कैसे हट रहा है? जब सब कुछ पब्लिक में होगा तो करप्शन तो हटेगा ही ना। एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज बेटर इक्विप्ड टू सीक रिड्रेस एंड एडवोकेट फॉर देयर राइट्स। So this is how we end RTI with democracy. RTI का हमने डेमोक्रेसी से ये किया। So now you see, मैंने आपको RTI before 2005 बताया कि पहले हमारे कौन कौन से प्रोविजंस थे। एक तो जुडिशरी एंड दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। देन आपका 2002 का एक्ट आया जो कि सिर्फ तमिलनाडु में हुआ था, और उसके बाद कमिटीज भी बहुत सारी थी, यस कमिटीज भी थी। एंड देन दिस 2005 एक्ट की। फिर केस लॉज, मैंने आपको यहाँ पे कुछ लेस इंपॉर्टेंट भी केस लॉज जो है बता दिए हैं। एंड आफ्टर हाउ इट इज लिंक्ड टू डेमोक्रेसी, दैट आल्सो वी हैव डिड। ओके, सो नाउ वन यूनिट इज देयर इन योर आरटीआई पेपर, जहां पे कुछ सर्टेन एक्ट्स गिवन है, वेयर सर्टेन एक्ट्स आर गिवन। तो अब उस एक्ट्स में वो एक्ट किससे डील करता है, ठीक है, वो एक्ट किससे डील करता है, उसमें 1-2 लाइन्स एंड ऑल वो हम पढ़ने वाले हैं। सी, जैसे आपका आर्टिकल 19 है, इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट 19 क्लॉज 2 में उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 10 है कुछ रिस्ट्रिक्शंस। इट कैन बी टेकन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोवेनिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, है ना, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ऐसे ऐसे करके हैं आपके 10 कुछ, पब्लिक पीस, ठीक है, ये सब करके। तो इवन योर राइट टू इंफॉर्मेशन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, तो है बट इट्स नॉट योर एब्सोल्यूट राइट। ऑन सर्टेन ग्राउंड्स इट कैन बी curtailed. Like government can say that कि we will not provide you the information on such grounds. जब मैं भी आपको after this PDF only will jump to the RTI Act, वही अब हमारा बचा है RTI Act, तो हम उसमें सेक्शन 8 में पढ़ेंगे। There we'll study in section 8 certain grounds on which आपको information देने की जरूरत नहीं है, वो तो statutory grounds है। उसके अलावा भी जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में restrictions, reasonable restrictions it's called, on the ground of that also आपको जो information है वो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। On the basis of that only we are having certain acts.
हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्टेन एक्ट्स हैं, बेसिस ऑफ दैट ओनली। तो हर एक्ट का अपना एक रीजन है कि वो एक्ट क्यों आया है। लेट्स स्टडी नाउ। इट्स फर्स्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। Now it is a law that protects the sensitive government information। देखो ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट के जो भी सीक्रेट्स हैं रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, जैसे एनआई है ना, सीबीआई केसेस, ये सब। इट प्रोहिबिट्स द अनऑथराइज्ड शेयरिंग, कि आप शेयर नहीं कर सकते, ना ही आप झाका झाकी स्पाई कर सकते हो, ना ही आप इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हो जो कि कंट्री को अगर हार्म कर रहा है। देन वायलेटिंग द एक्ट कैन लीड टू सीवियर पेनल्टीज, और आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। मेनी कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूके, उनमें ये सब है। इवन जैसे जो आपका पुराना एविडेंस एक्ट था, नॉट द बीएनएस, सॉरी बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो आपका पुराना एविडेंस एक्ट था, देयर 123 सेक्शन एंड 124 सेक्शन है ना, वहां पर भी सर्टेन ग्राउंड्स आर गिवन। ग्राउंड्स क्या है कि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन एज एविडेंस आप नहीं दे, कुछ कुछ चीजें एज एविडेंस आप नहीं दे सकते जो कि आपकी ऑफिशियल चीजें हैं, अनटिल और अनलेस आपका प्रायर जो भी पर्संस हैं इन योर रैंक, आपने उनसे ऑथराइज नहीं किया है। ठीक। सो हियर आल्सो देयर इज अ केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहीं पर ही केस है। तो वो ही जस्टिफाई करता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो भी गवर्नमेंट के सीक्रेट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पुलवामा अटैक का हुआ, उरी फिल्म आई, ठीक है। अब उरी फिल्म आई, ये सब हुआ, कौन किस टाइम क्या करने जा रहा है, कौन किस टाइम क्या करने जा रहा है। अगर कोई भी पर्सन उठ के आपसे इंफॉर्मेशन ले ले कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस टाइम पे कहाँ तैनात है, और आपको नहीं बताना है कि वो एज स्पाई बन के गया दूसरी कंट्री में, ठीक है, सो यू कैन डिनाई दिस इंफॉर्मेशन, राइट। ये आपका फर्स्ट हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993। अब एक तो आपको ना इनके ईयर्स के नाम भी लर्न करना। इट्स 1923, इट्स 1993। Public Records Act 1993, it's an Indian legislation enacted to regulate the management, administration and preservation of public records. So जितने भी आपके public records हैं, अब वो public records आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। ओके, पब्लिक पीएसयूज जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी आर योर पीएसयूज, पीएसयू, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, ये सब इनके भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं यहीं पे ही आते हैं। एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, जैसे कि सीबीएसई एक स्टैट्यूट से बनी हुई बॉडी है, एंड बीएचयू स्टैट्यूट से बनी हुई बॉडी है। जितने भी कॉर्पोरेशंस हो गए, कमीशंस हो गए, जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने। अच्छा, यहाँ पे ना ऐसा एक चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता, पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट 1993 में स्टेट गवर्नमेंट नहीं आता। तो अब ये यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स बनते हैं कि ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्या हो सकता है कि कौन सा ऑफिसर कब अपॉइंट हुआ, कब रिमूव हो रहा है, ये सब रिकॉर्ड्स होते हैं, पब्लिक ऑफिसर्स के ही होते हैं, ठीक है। यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं आप दे सकते, आप मना कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गिव आप दे भी सकते हो, बट अथॉरिटी के साथ, बट यू हैव कंप्लीट राइट टू डिनाई। आप उसका इंफॉर्मेशन लीक भी नहीं कर सकते। सो एनी पर्सन जो इंफॉर्मेशन बिना किसी अथॉरिटी के लीक करता है, तो वहां पे जो पनिशमेंट है इट्स अप टू 5 years या फिर फाइन या फिर बोथ। एंड उन पब्लिक सर्वेंट्स, क्योंकि उन्होंने निग्लेक्ट किया है अपनी ड्यूटी को, तो अगर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन कोई कॉन्ट्रवेंशन लीक करे तो अलग है, और सिर्फ नेग्लिजेंस है तो 3 years है। मेन पनिशमेंट इज दिस, मेन पनिशमेंट इज दिस। नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज योर पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997, ठीक है। ये ना रूल्स ही हैं जो कि आपके इसी के ही आगे बने हुए रूल्स है। इट प्रोवाइड्स द डिटेल्ड, यहाँ पे डिटेलिंग्स है, गाइडलाइंस की जो पब्लिक रिकॉर्ड का डिस्ट्रक्शन आप कब कर सकते हो, प्रिजर्व कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है ना। सो दीज रूल्स मैंडेट द नॉमिनेशन ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफिसर। यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिसर भी बनता है
हर कैटेगरी का अलग रिकॉर्ड ऑफिसर होता है जो उसको मेंटेन करता है. दे ऑल्सो स्टिपुलेट दैट नो पब्लिक रिकॉर्ड को आप डिस्ट्रॉय करोगे विदाउट उसके एक रिकॉर्डिंग के साथ. पेपर फॉर्मेट में तो रिकॉर्ड कर दो, मतलब डिस्ट्रॉय कर दोगे, बट एक रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी. ठीक है, बट आप उसको यूज सिर्फ तभी करोगे जब आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सैंक्शन दिया जाएगा. एडिशनली यहाँ पे असेस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को तभी होगा जब बोनाफाइडी रिसर्च हो रहा है, फिशी एरियाज में नहीं, क्योंकि हमें बैलेंस मेंटेन करना है. एक तो ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई में भी ऐसा नहीं है ना आप इन एक्ट्स का नाम लेके हर इंफॉर्मेशन छुपा लो. आपने स्कैम किया है, आप बोलो अरे हम तो इन में आते हैं, आप छुपा लो, ऐसा नहीं. वी हैव टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड योर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंट्री को हार्म कर रही है किसी भी तरह से, तो फिर हम मना कर देते हैं कि ठीक है आप ये इंफॉर्मेशन मत दीजिए, बट कंट्री को हार्म करना इज इम्पोर्टेंट, राइट. कंट्री को हार्म करना ना. उसके बाद इस एक्ट के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ कि जो फर्स्ट एवर एक्ट जो इंडिया में आया था दैट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, बट ये फोर्स में नहीं आ पाया. एंड देन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यूपी की गवर्नमेंट जो है लेके आई. तो ये सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन ही ग्रांट करना चाह रहा था, बट दिस एक्ट वॉज नेवर ऑपरेशनलाइज. ये आप ध्यान रखेंगे, एज इट लैक्ड कि कौन सी डेट को ये आना है. असेंट मिल गया लेकिन फोर्स डेट नहीं दी. इतने वो सरकार चली गई, दूसरी सरकार आई, उन्होंने एक नया बिल अपनी तरह से करके वो लेके आई. ठीक है, क्योंकि अब वो एक्ट, सुनो क्या हुआ था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का एक्ट बन चुका था, 2002 का एक्ट बन चुका था और असेंट भी मिल गया, बट डेट ऑफ फोर्सिंग नहीं दी. पहली सरकार चली गई, दूसरी सरकार आ गई इस दौरान. अब वो उसमें कुछ चाहते थे चेंजेस करना. अगर बिल होता तो बिल को लैप्स करके चेंजेस कर लेते, बट ये एक्ट बना था और एक्ट को भी आप ऑपरेशन में भी नहीं लाए, उससे पहले ही आप कैसे अमेंड कर दोगे, है ना. एंड दैट्स व्हाई व्हाट दे डिड इज, क्योंकि उसका कोई एनफोर्समेंट डेट नहीं था, उन्होंने क्या किया, सीधा एक नया एक्ट ले आए. इसलिए उसको रिपीट कर दिया, अमेंडमेंट करने से अच्छा उसको रिपीट कर दिया और नया एक्ट विच इज राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आए. और ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव था जो आज तक वर्क कर रहा है, बट उसमें 2016 में कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं, वो मैं आपको लास्ट क्लास में, जो आपका लास्ट होगा उसमें बताऊंगी. आफ्टर दैट एक आपका कमीशन ऑफ इंक्वायरीज बचा है, एक ही बचा है, द कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952. So it empowers the Indian government to establish. अब यहाँ पे क्या है, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट, कि कोई भी अगर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जैसे हर घोटाले होते हैं ना, तो इसमें मान लो कोई ट्रेन का था या नक्सलियों का घोटाला हुआ, किसी चीज का भी हुआ, ठीक है. सो इन ऑल दोस केसेस एक कमीशन हमेशा अपॉइंट कर देते हैं. वो कमीशन इसलिए अपॉइंट करते हैं ताकि वो इंक्वायरी कर सके. सो यहाँ पे इट एम्पावर इंडियन गवर्नमेंट कि वो एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो है अपॉइंट करे, ताकि उनके पास सारी कोर्ट की पावर्स हो, विटनेस बुलाना, डॉक्यूमेंट, सिविल कोर्ट की, है ना, नोट, ओथ लेना, सब कुछ करना. अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, बट स्टेट गवर्नमेंट कभी भी कोई भी कमीशन अपॉइंट नहीं करता. ये ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं करेगा जब तक उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है. अब वो जो है कमीशन अपॉइंट हुआ है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन, पूरी इंक्वायरी करेगा एंड देन अपने रिजल्ट्स देगा ना. कौन कौन से कमीशन अपॉइंट्स हुए हैं, एक तो आपका हुआ है शाह कमीशन, जो कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी का जो पीरियड था ना 1975 टू 77 में हुआ. देन ये नानावती कमीशन हुआ था जो आपके गुजरात के राइट्स हुए थे उस टाइम पे. सो दिस एक्ट सर्व्स obviously a very crucial role to address the issues, है ना. इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इसने बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया है. सो अब ना हमने क्या किया, हमने एक साइड ये पढ़ा कि देखो आरटीआई बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा नीड है, सब कुछ है. पर दूसरी साइड हमने एक आपका दूसरा राइट पढ़ा प्राइवेसी का, कि कुछ इंफॉर्मेशन जो कि आपकी सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है,
तो देयर आप प्राइवेट रख सकते हो इन इंफॉर्मेशन। तो ये वाला जो आज सारे के सारे थे ना, ये इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखने के लिए थे। तो बोथ साइड्स वी हैव डन एंड नाउ आफ्टर दिस वील जंप टुवर्ड्स आरटीआई एक्ट। अब हम आरटीआई एक्ट पे जंप करेंगे, ठीक। And now it is turn to do the finally RTI Act, जहां से आपके maximum questions जो है बनने हैं, ठीक है। Because this act is very very important, so I will try to cover it in your all, मतलब मैं try करूंगी फटाफट each and every section to be covered, right? चलिए, this is your RTI Act. It is an act जो कि जहां पे असेंट आपको कब मिला है ये बता भी चुकी हूँ, 15 जून 2005 में आपको इसका असेंट मिला है। सो इट्स एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट अ प्रैक्टिकल रिजीम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। यही है कि इंफॉर्मेशन जो है किसके अंडर, पब्लिक अथॉरिटीज, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर और क्या इसका प्रिएम्बल है, आपसे पूछ सकते हैं, प्रिएम्बल हमेशा पूछते हैं। दूसरा चीज क्या है कि गठित होंगी यहाँ पे एक सेंट्रल भी और स्टेट भी, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। हेयर देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सेंट्रल है और स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। देन क्योंकि हम लोग क्या है, डेमोक्रेटिक हैं, देन इन्फॉर्म्ड सिटीजन होना और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमारा आरटीआई होना इज मैंडेटरी। यही 3 चीजें बताई थी मैंने आपको, ठीक है। इट ऑल्सो कर्ब्स योर करप्शन। तो हर चीज यहां आ गई, हर चीज जो आप देख रहे हो यहां पे आ गई, ठीक। नाउ दिस एक्ट इज कॉल्ड एज आरटीआई एक्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं, जौन सी मैं आयल से आप वही करेंगे बस, ठीक है। देन दिस बी इज रिक्वायर्ड टू बी डन, दैट हु इज, कहां पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहां गिवन है, उसके बाद सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहां गिवन है, देन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहां गिवन है, ये भी करेंगे। ई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी करेंगे। इसकी डिटेलिंग्स नहीं करनी है, बट ये सी में है, ये डी में है, ये ई में है, ये करना है हमें, ठीक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन, ये एफ में है। एंड इंफॉर्मेशन आप बस इतना ध्यान रखें कि हर एक टाइप में एंड इवन इन द इलेक्ट्रिक मोड। देन again most important, it's an authority or body or institution of the self government established or constituted। ये भी, ये चारों करनी है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन से जो बनी हो, पार्लियामेंट से जो बनी हो, स्टेट लेजिस्लेचर से जो बनी हो, या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक। या फिर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड, मतलब कि कुछ फॉर एग्जाम्पल 80% अमाउंट स्टेट से आता है एंड 20 आप खुद का लगाते हो, तो वो भी आपका यहीं पे कवर हो जाएगा पब्लिक अथॉरिटी में। देन एनजीओस जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड हो। रिकॉर्ड आप छोड़ सकते हैं। एंड अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हमने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया कहाँ है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी एक्ट में ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, इट मीन्स right to information accessible under this act which is held or under the control of any public authority, and it also includes right information में सिर्फ और सिर्फ आप information नहीं, आप samples, works, document, certified copies ये सब ले सकते हैं, ठीक, सब ले सकते हैं। Then next is state information commission, state information commissioner, यहाँ पे करना पड़ेगा, कोई इनमें से कोई कह सकता है, ये छोड़ सकता है। एंड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्टी,
राइट? सो सेक्शन 3 आपका बेसिक रूल है कि सब सिटीजन्स के पास राइट है. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट ऑल पर्सन्स या सिटीजन्स या बोथ या नन, है ना? सो ऑल पर्सन्स, चाहे आप इसका सेक्शन मत लर्न करें, बट यू नीड टू नो दिस. देन सेक्शन 4 पे आते हैं. सेक्शन 4 में आपको सिर्फ इतना ही जानना है दैट हर पब्लिक अथॉरिटी को 120 डेज से इनैक्टमेंट में, है ना, पब्लिश करनी होंगी सारे की सारी ड्यूटीज क्या है सब. तो हाउ मेनी डेज? 120. दिस यू नीड टू नो. थोड़ा सा फास्टली करेंगे बिकॉज यू नो फॉर द ऑब्वियस रीजंस वी कैन नॉट मेक इट टू लॉन्ग. अगेन, अब जितने भी आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो कौन लेके आएगा? पब्लिक अथॉरिटी ही. शैल विद इन 100 डेज. वो कितने दिनों में आएंगे? 100 डेज में, क्योंकि पहले ऑफिसर्स आएंगे, उसके बाद उनकी ड्यूटीज जो है 120 दिन तक आप बता सकते हैं. तो 100 डेज इनैक्टमेंट में आप क्या डेजिग्नेट करेंगे? एज मेनी एज ऑफिसर्स एज Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be in all administrative units. बाकी कुछ नहीं करना. ना इसमें ना आपको सेक्शन लर्न नहीं करना है. Here you need not to know the section, बट आपको ये जानना है कि कोई भी पर्सन जो डिजायर कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो इसको रिक्वेस्ट इन राइटिंग करेंगे या फिर मेल्स के थ्रू. जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में चाहते हो तो आप ले सकते हो, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी या फिर किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेजेस गिवन है. उन लैंग्वेजेस में आप रिटन में पूछ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पूछ सकते हो. ठीक है? और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में पूछ सकते हो आपको ये जानना जरूरी है. फाइन, दिस इज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू फोकस अपॉन. उसके बाद आप इसको किसको दोगे? ऑब्वियसली ऑफिसर्स को दोगे. इसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है. देन जब उनके पास पहुंच गया तो अब वो आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे. ठीक है? अब वो आगे का प्रोसेस आपने ऑफिसर्स को दिया है. सो व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड टू द ऑफिसर्स, अब वो आगे पब्लिक अथॉरिटी से पूछेंगे ना जाके. दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 6. अब इस रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होगा? इस रिक्वेस्ट का डिस्पोजल ऐसे होगा कि आपने जो इंफॉर्मेशन के लिए मांगा है वो आपने ऑफिसर से मांगा है, चाहे वो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो, चाहे वो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो. अब वो क्या करेंगे जितना जल्दी हो सके, एंड बट मैक्सिमम 30 डेज जिस दिन आपसे इंफॉर्मेशन ली गई है, या तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, बट उससे पहले आप फीस लेंगे. सो फीस यहाँ पे लगती है, पहले सिर्फ 10 रुपए लगती थी. ठीक है? फीस आपको लेना ही लेना है. एंड जिस दिन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई उससे 30 डेज में आप इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर देंगे. नहीं कर सकते तो नो लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए. एंड दिस प्रोविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपकी लाइफ लिबर्टी को हैम्पर कर रही है, तो वो इंफॉर्मेशन तो आपको 2 दिन मतलब 48 आवर्स के अंदर अंदर ही देनी होगी. अगर वो डिसीजन नहीं दे पाते हैं तो हम मान लेंगे कि दे हैव फेल्ड, दे हैव रिफ्यूज्ड, है ना? दे हैव फेल्ड, दे हैव रिफ्यूज्ड. बस इस सेक्शन में और कुछ नहीं करना. तो दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन. इसको आप भूलना ही नहीं है.
सी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, पहले ना आप ये देखो, अच्छा बैराक में इंडेक्स यहाँ पे गिवन नहीं है, तभी वरना तो हमेशा मैं इंडेक्स ही पढ़ाती हूँ, दैट्स व्हाई आई थॉट कि इंडेक्स नहीं पढ़ाया आज मैंने। तो नीचे तक देख लो, इस पे ना 30 सेक्शंस अराउंड है, ठीक है। अब ये जो एंड के हैं ये मिसलेनियस है, ये आपको नहीं करने हैं, इस मिसलेनियस यहाँ से बेसिकली 20 तक ही करना है, वो भी 20 में भी जैसे पेनल्टीज पोर्शन एक आधा सेक्शन ही करना है, ठीक, राइट। उसके बाद अपील का पूरा प्रोविजन करना है, पावर सिर्फ सेक्शन नंबर लर्न करना है, ठीक है। तो मेजर जो आपका आता है, फिर पहले जो सेंट्रल का है वही स्टेट का आपका हो जाएगा, बट सेक्शन नंबर 8 आपको कितना बड़ा है, दिखने बड़ा है, IJ 10 ग्राउंड है इसके, एंड दिस, और यहीं पे यू विल फाइंड सी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपको यहाँ पे मिल गया है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 8, यस, नो डाउट इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। सो नाउ यू सी, ये क्या बोलता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस पार्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन। यहाँ पे आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देने के लिए यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसको रीड करते हैं, इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच, जो आपकी सोवेनिटी को अफेक्ट कर रहा है, इंडिया की सोवेनिटी को, चाहे उसकी साइंटिफिक वे में, इकोनॉमिक वे में, सिक्योरिटी वे में, उनके स्ट्रैटेजीज में, फॉरेन रिलेशंस में, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कैसे भी, जो आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के ग्राउंड्स है वही यहाँ पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन जो कि कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप इसको नहीं पब्लिश करेंगे, एंड अगर पब्लिश करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, वो क्या होगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। Next, the information, the disclosure of which cause breach of privilege of parliament or state legislature. The information, the disclosure of which would cause breach of privilege of parliament के privileges और state, मतलब कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा बिल है जो कि नहीं आना चाहिए था, आपने वो पब्लिश कर दिया, जैसे कि आर्टिकल 370 का था फॉर एग्जाम्पल, वो एक सिक्योरिटी रीजन का था, वो नहीं आना चाहिए था बट आपने कर दिया, पार्लियामेंट का प्रिविलेज था, क्या ना आ जाए। नेक्स्ट, आप ये मान सकते हैं कि जैसे नोटबंदी का कोई डिसीजन हो, वो पार्लियामेंट में चल रही चर्चा, बट ये चीज डिसीजन था कि वो नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, दे हैव प्रिविलेज कि हम एब्सोल्यूट आल्सो एंड नॉन एब्सोल्यूट आल्सो। नेक्स्ट, समथिंग जो कि आपके ट्रेड सीक्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पब्लिक जाके डोमिनोज से नहीं पूछ सकती कि आपने आपका जो ऑरिगेनो, उनकी एक अलग महक होती है, स्टारबक्स में जाओ एक अलग महक होती है, आप उनके फॉर्मूले से आप नहीं पूछ सकते। आप कहोगे कि मैम ये तो वैसे भी प्राइवेट है, आपने मना किया तो प्राइवेट का नहीं होता, तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, आप कोई गवर्नमेंट कंपनी का ले लो, उनके फॉर्मूले आप, उनके सीक्रेट्स आप नहीं पूछ सकते। लाइक ONGC ले लो, ONGC ले लो कि वो अपना ऑयल बनाते हैं, ऑयल के सीक्रेट्स यू can't ask. Then information available to a person in the fiduciary relationship. कब कोई भी पर्सन, मान लो किसी भी पर्सन जो कि यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी ही है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी ही है, उस पर्सन, अब पब्लिक अथॉरिटी को समझा चुकी 2H में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है या पार्लियामेंट ने बनाई है या किसी भी सबस्टैंशियली फाइनेंस NGO ने बनाई है या बॉडी ने बनाई है। अब वो जो है नाउ उनके पास वो इंफॉर्मेशन फिड्यूशरी मतलब आपसी रिलेशन में है, नो मैटर वो एक पब्लिक अथॉरिटी है बट वो इंफॉर्मेशन फ्रेंडली टर्म्स में है, यू आर नॉट बाउंड टू टेल, ठीक है। अगर फॉरेन गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन आई है और वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, यू आर नॉट बाउंड टू टेल। ये आपको सारे लर्न करने पड़ेंगे, ये मैच द फॉलोइंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको कभी भी नहीं भूलना जिंदगी में, अगर RTI एक्ट आपका पार्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड एंडेंजर द लाइफ, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दी तो किसी की लाइफ खतरे में आ सकती है एक्सेट्रा, तो आप वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे।
इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को हैम्पर करती है। देन जो आपके मतलब मिनिस्टर्स के पेपर्स एंड ऑल होते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। एंड लास्ट एक आपको एक चीज ये भी लर्न करनी है दैट हाउ मेनी टोटल ग्राउंड्स आर देयर, 10 ग्राउंड्स। इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन, द डिस्क्लोजर जो आपकी पर्सनल है, जैसे मैंने आपको अपनी सैलरी का एग्जाम्पल दिया था, ठीक। तो ये आपका सेक्शन 8 जो है वो फिनिश होता है यहाँ पे। वन मोर ग्राउंड इज देयर कि जो सीपीआईओ है या एसपीआईओ है वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं अगर वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट कर रहा है। सो दिस इज इन एडिशन टू सेक्शन 9 ओनली अ ग्राउंड। एंड 10 इज, ये 9 और 10 आपको एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप। Eleven also you can skip. Now, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो कमीशन है ये आपका सेक्शन 12 में है। इसका गठन देखो इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट नो हियर, ऑब्वियसली यू मस्ट नो हियर कि कैसे कैसे कौन कौन जो है मेंबर्स है। सी द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, कौन बनाएगा, पहले तो ये चीज, पहले सबसे पहले सेक्शन 12 में है, आपको ये जानना है। सबसे पहले आपको क्या जानना है कि ये सेक्शन 12 में है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इसे बनाएगा कौन, इसे बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड थिंग कि इसमें मेंबर्स कौन कौन से होंगे। जो मेंबर्स है, एक तो आपका कौन हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, दूसरा नॉट एक्सीडिंग 10 जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स फिट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स फिट, नॉट एक्सीडिंग 10, ये नंबर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अब इनको अपॉइंटमेंट कौन देगा, इनको अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट देगा, इनको अपॉइंटमेंट देगा प्रेसिडेंट, बट रिकमेंडेशन एक कमेटी से जाएगा। तो उस कमेटी का रिकमेंडेशन जो है, द प्राइम मिनिस्टर हु शैल बी चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा से होता है, एंड कोई भी मिनिस्टर जो कि रूलिंग पार्टी से प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट करता है। सो ये जो रिकमेंडिंग कमेटी है ये 3 मेंबर कमेटी होती है। पहले आपको याद रखना है कि ये अपॉइंट कौन कर रहा है, मतलब आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 12 में। इसमें एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, बाकी 10 अदर होंगे। उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है ना अपॉइंट करना, बट एक कमेटी के द्वारा। ये हो गया, मेन इतना ही है सेक्शन 12 में। बस ये जानना है कि इनका जो एक्सपीरियंस है जरूरी नहीं कि सिर्फ लॉ में ही होता है, ठीक है, मीडिया, साइंस, टेक, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, कोई भी एनी, बेसिकली ये गवर्नमेंट के लोग बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के चुने चुनाए लोग। इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिलता है, और जगह अगर बनाना होगा तो प्रायर अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए होगा। ये है आपका सेक्शन नंबर 12। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 13 की तरफ। दिस 13 सेक्शन सेज दैट जो आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो यहाँ पे ऑफिस होल्ड करेगा फॉर द टर्म ऑफ 5 years। कितना, 5 years के लिए। तो ये टर्म आप याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आए हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी। जो आपका 2016 का अमेंडमेंट है, 5 years के लिए वो होल्ड करेंगे। रीअपॉइंटमेंट होगा कि नहीं होगा,
एंड शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर एक बार हो गए हैं तो दोबारा जो है वो एलिजिबल नहीं है, ये पॉइंट नहीं हो सकते। ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे चीफ जो इंफॉर्मेशन, ये हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किया, यहाँ पे भी यही बोला कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो 5 साल तक तो है, बट जो उसका एज है दैट इज 65 ईयर्स तक। और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगेन 5 इयर्स या फिर 65 इयर्स का, एंड ऑल्सो ये भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ये भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता, लेकिन वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बन सकता है। बट एक इसमें वो है क्या बोलते हैं हम, ट्विस्ट है, जो उसका चीफ का टेन्योर प्लस जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर था उसका टेन्योर पूरा मिला के तब भी 5 साल से ऊपर नहीं हो सकता, तब भी मिला के 5 साल से ऊपर नहीं हो सकता। देन इन लोग को जब ये आएंगे ओथ लेनी होगी, ओथ जो वो लेते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर लेते हैं, एंड ओथ का फॉर्मेट कहाँ है, फर्स्ट शेड्यूल। जो मैं मार्क करती हूँ ना ऐसे रेड में, वो आपको पढ़ना है, वो आप अपनी बैरक में मार्क करते रहें, ठीक है। नाउ रिमूवल कैसे होगा, हमने 12th में ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना, कैसे बनता कैसे है। देन 13 में हमने देखा इनका टर्म क्या है, 13 में हमने देखा इनका टर्म क्या है। 14 में कि रिमूव कैसे होते हैं, दे आर रिमूव जस्ट लाइक आर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का रिमूवल है ना हमारे आर्टिकल में, जैसे भी हमारा प्रेसिडेंट का, दे आर रिमूव फ्रॉम नॉट लाइक प्रेसिडेंट, मतलब रिमूव्ड just like Supreme Court judge, ठीक है। On the orders of President, Supreme Court judge Article 124 Clause 4 में रिमूवल है on the ground of proved misbehavior और incapacity, दो ही ग्राउंड्स पे। बट इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट देगी पहले, एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट विल अप्रूव इट, ठीक है, वो रिमूव करेंगे। बट ग्राउंड्स जो है वो दो ही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, राइट। नाउ दीज ऑन ग्राउंड्स क्या क्या वो तो हमने कर ही लिए, लेकिन और भी कुछ ग्राउंड्स हैं, इंसॉल्वेंट हो गए, कन्विक्टेड फॉर द मॉरल टर्पिट्यूड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना, अनफिट है, मतलब कोई बीमारी हो गई तो कंटिन्यू नहीं कर सकते इन द आईज ऑफ और इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर कहीं से क्या किया है, कोई फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट एक्वायर किया है। ये सारे के सारे अगर आप देखोगे सेम सुप्रीम कोर्ट जज की तरह है एग्जैक्टली, इसलिए मैं इसमें डिटेलिंग में इतना नहीं जा रही हूं। नाउ नेक्स्ट थिंग जो हमारे आता है, that is your state information commissioner, that is your state information commissioner। अब यहां बात करते हैं कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमीशन होती है वो कौन बनाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। एंड इस पे मेंबर्स जो एक है आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड अगेन नॉट एक्सीडिंग 10, जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है डीम फिट करती है, इसमें ही सेम है। बट आपको इसका सेक्शन नंबर याद रखना है कि सेक्शन नंबर इज 15। अब इनका सेंट्रल का कौन कर रहा था, सीपीआईओ का स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, तो ये कौन करेगा, गवर्नर रिकमेंड करेगा, बट रिकमेंडेशन एक कमेटी देती है, सेंट्रल चीफ मिनिस्टर उसमें चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगेन, एंड कैबिनेट मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट करता है, वही सेम थ्री पार्टी कमेटी। एंड अगेन सेम उनका इन सब में ही एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नहीं बताया है। देन इनका भी टर्म जो है 5 इयर्स ही होगा,
जिस दिन वो आए हैं 65 इयर्स तक ही ये लोग जो है होल्ड करेंगे. एवरीथिंग इज सेम. सो नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम इन दिस. आगे चलते हैं. रिमूवल, यहां पे भी रिमूवल सेम ग्राउंड्स पे होगा और गवर्नर करेगा. सेम. नेक्स्ट, अब ये चैप्टर आ गया पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन. ये भी करना है आपको, ये भी करना है और ये भी. यहाँ पे तीनों चीजें काम की है. ठीक है, यहाँ पे तीनों चीजें काम की है. अब आपसे ये पूछे कि पावर्स एंड फंक्शंस किस सेक्शन में है, तो वो सेक्शन नंबर 18 में है. अब खुद से देखो कि इनके फंक्शंस एंड पावर्स क्या होंगे. कि कोई भी इंफॉर्मेशन एंड ऑल आई है, उसको उस रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना उस रिक्वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना. तो जनरली आपको यहाँ पे फंक्शंस पढ़ने की नीड नहीं है. ठीक है, रिफ्यूज करना तो प्रॉपरली आप रिफ्यूज करेंगे. आप पेमेंट का अमाउंट मांग सकते हैं, यही सारे मैटर्स. बट किस सेक्शन में है यू नीड टू नो दैट. देन इनकी जो पावर्स होती हैं, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक सिविल कोड की तरह होती है. ठीक है, सीपीसी में तो वो सम्मन भी कर सकती हैं. ये जितना भी सीपीसी की पावर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बुलाना, पर्सन को बुलाना, ओथ पे लेना, एफिडेविट पे लेना, कमीशंस भिजवाना, एवरीथिंग. अब अगर यहां पे जो सीपीआईओ या स्टेट पीआईओ है आपका, उन्होंने 30 days में एनी पर्सन हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन द टाइम जो कि गिवन है, या फिर वो एग्रीव्ड है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के, तो वो उससे 30 दिन के अंदर अंदर जो भी पर्सन इन सुपीरियर होगा उसको दे देंगे. May appeal to the officer who is senior in the rank to central public information or state. 30 दिन के अंदर अंदर. सो अब जिस भी ऑफिसर के पास जाएगा उसके पास भी 30 दिन का टाइम है टू satisfied. अब when the appeal is preferred against the order of central public information officer or state public information officer, सो उसको भी आप 30 days में डिस्पोज ऑफ करोगे. फिर जो सीनियर इन द रैंक है, अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो, देन अगेन आप सेकेंड अपील भी यहाँ पे बना सकते हो, बट दैट हैज टू बी विद इन 90 days. अब यहां पे आप कमीशन के पास जाओगे. है यू गो टू कमीशन. सी अथॉरिटीज हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी है. एक तो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है. ये ऑफिसर्स हो गए, इनके सीनियर्स भी होते हैं अपने. ठीक है, और एक कमीशन है इनके, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन. ठीक, सबसे पहले आप ऑफिसर के पास जाओगे. 30 दिन में अगर वो नहीं कर, मतलब वो अगर नहीं कर रहा है, तो आप हायर इन द रैंक में जाओगे 30 डेज के अंदर. वो 30 डेज में डिस्पोज ऑफ नहीं करता तो आप कमीशन के पास जाओगे. कमीशन के पास आप 90 दिन तक जा सकते हो. नाउ दैट कमीशन हैज टू डिस्पोज ऑफ. बट कमीशन को डिस्पोज ऑफ करना है 45 डेज में. ये टेन्योर आप याद रखेंगे. देन नेक्स्ट इज योर पेनल्टीज. ये पेनल्टीज का है. जनरली पेनल्टी जो मेनली है यहाँ पे, इट नॉट टू एक्सीड 25,000. इसका सेक्शन नंबर भी याद रखेंगे एंड दिस. ठीक, बस उसके बाद आपका मिसलेनियस स्टार्ट है. ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये आप कर लो बिकॉज आपके सिलेबस में ये एक्ट मेंशन है ना. तो ये आपसे पूछ सकते हैं इन विच सेक्शन द ओवरराइडिंग इफेक्ट विल बी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. तो आप सेक्शन नंबर 22 लिख लेंगे. देन 24 में कि ये एक्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई नहीं करता है.
किस पे अप्लाई नहीं करेगा, वो सेकंड शेड्यूल में है। तो आप शेड्यूल का नाम भी जानेंगे और कुछ नहीं करना यहां से। देन रिपील क्या हुआ है, 31 में गिवन है, रिपील हुआ है 2002 एक्ट। ये भी मैं आपको 10 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। अब पहला शेड्यूल आपका सेक्शन 13 और 16। 13 इज फॉर द स्टेट, जो स्टेट में आप ओथ देते हैं ना प्रेसिडेंट को सेंट्रल में, और 16 इज फॉर द स्टेट। तो उसका फॉर्मेट है ओथ का पूरा के पूरा आप प्रेसिडेंट को देते हैं। दैट्स इट, आपको बस इतना आना चाहिए। एंड सेकंड शेड्यूल में कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से अगेन इंफॉर्मेशन आप सीख नहीं कर सकते। टोटल कितनी है, 18, बस ये जान लें। और कौन कौन सी हैं इस टाइप के, आईबी, ठीक है, विंग, देन सीबीआई, ईडी, एनसीबी, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये सब आपके नाम सुने हुए, बीएसएफ, है ना। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो पेपर डिफिकल्ट करने के लिए आ भी सकता है कि एबीसीडी है, आपको 1 2 3 दे दिया और चौथा कहीं बाहर से दे दिया, बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सेकंड शेड्यूल। तो बट यू नो इतना डिटेलिंग में जाना भी अच्छा नहीं है एंड में, अगर पहले पढ़ रखा है तो अलग बात है। बट आप टोटल 18 है, आप ये याद रख लेंगे। क्लियर, टोटल 18 है, आप ये याद रख लेंगे। नाउ विद दिस हमारा एंटायर बेयर एक्ट तो हो गया। अब जो बचता है सिर्फ एक मुझे पीपीटी पीडीएफ बताना है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट्स और आई विल टेक योर्स, ठीक है, मैक्सिमम 10 मिनट्स। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द एंड नाउ, कुछ रीसेंट अपडेट, कुछ रीसेंट न्यूज। सी, सो द गवर्नमेंट ना एक बिल लाने वाली थी, मैंने आपको मेंशन भी किया था, a bill on RTI which will change the pay and allowances of information commissioner। ये चेंज हो गया है, ये न्यूज पहले की है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। Who currently enjoy benefits equivalent to election commissioners। The move has been criticized that it will affect the independence and utility of the transparency panel। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूंगी दैट इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वी हैव डन कि ये यूडीएचआर में भी है, आपका आईसीसीपीआर में भी है। अच्छा, ये लिख लेंगे, ये ध्यान रख लेंगे दैट थॉमस जेफरॉन ने ये स्टेटमेंट दी थी दैट इंफॉर्मेशन इज करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिटिकल टू इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी। However, with view to set out the practical regime for the citizens who secure information as matter of the right, पार्लियामेंट ने 2005 में ये लेके आए। देन उसके बाद एक केस था कुलपुल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन विच अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये आई, ठीक है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में या चीजें ऐड ऑन कर लेंगे। देन ये ऑब्जेक्टिव्स वी हैव डन टू एम्पावर सिटीजन, ये सब हो गया है। रीजंस आप ये क्यों लाए, वही सब है, ठीक है। फीचर्स हम पूरा ही बेयर एक्ट पढ़ चुके हैं तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, ये वहीं पर ही है, राइट ये हम सब पढ़ चुके हैं। देन लेजिस्लेशन जो नॉन डिस्क्लोजर करता है, एविडेंस एक्ट, है ना, ये मैंने आपको बताया था कुछ वो। देन इन एडिशन टू दैट देयर इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1912, देयर इज सेंट्रल सिविल सर्विस एक्ट एंड देयर इज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। देन आरटीआई हमेशा प्राइवेसी से रहता ही है, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, बाकी करने की जरूरत नहीं है। अब आरटीआई को पॉलिटिकल, आई थिंक ये जो बिल था, बिल का मुझे आपको मेन मुद्दा बताना है, ठीक है। तो बिल सबसे पहली बार 2013 में आया, विच रिमूव्स द पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। तो पहले क्या था, पहले पब्लिक जो पार्टीज हैं वो भी आती थी आपके आरटीआई एक्ट में, पॉलिटिकल पार्टीज। अब इनको रिमूव कर दिया गया, राइट, तो वो आरटीआई में नहीं आती हैं, लेकिन बाय द वे ऑफ सर्टेन जजमेंट्स इलेक्शंस में ये पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग कहां से लेती है वो उनको इंफॉर्मेशन जो है बताना होता है। कंप्लीटली पॉलिटिकल पार्टी जो है आउट नहीं हुई है,
पॉलिटिकल पार्टी वैसे आरटीआई से जो है आउट हो गई है कि ये जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, बट जो भी इलेक्शन में जो भी वो फंडिंग्स आते हैं उनको वो बताना ही पड़ेगा। वो एक जुडिशरी के जजमेंट में हेल्ड हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया, ये है 2016 का नहीं है, सॉरी मैं 2 जगह 16 बोल दिया, इट्स ऑफ 2018, जिसने क्या किया है बेसिकली यहाँ पे और इंडिपेंडेंस बढ़ा दी है, और ज्यादा इंडिपेंडेंस बढ़ा दी है, ठीक है। उन्होंने सैलरी हाइक करा है, टर्म को रिप्लेस किया है, एंड चीजें जो है ये चेंज करी है। तो एक बार आप ये खोल लेंगे और एक बार इसको आप देख लेंगे। Now, I think I am done. I am done with each and everything here. बस अब मुझे ना आपको व्हाइट बोर्ड, जैसे हम यूनिट वाइज करते हैं, तो एज कस्टम एज पार्ट आई हैव टू डू हियर ऑल्सो, ठीक है। RTI, yeah, so total there are 5 units, as I have told you. Now unit number 1, in unit number 1 there is right to information before RTI Act 2005, RTI before 2005. So क्या मैंने पढ़ाया नहीं है आपको? Yes, we have done कि इससे पहले 2002 का एक्ट था, ये था, वो था, सब कर लिया। देन इसी में ही आपका डेमोक्रेसी, हाउ डेमोक्रेसी जो है वो लिंक्ड, वो भी हमने पढ़ा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस कैसे पढ़ा हमने यहाँ पे कि आर्टिकल 21, राइट, आर्टिकल 21, देन 19, 1A, ये सब चीजें हमने जो है पढ़ी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस भी हो गया। देन आफ्टर दैट इसमें आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑन आरटीआई, तो यहाँ पे हमने इनके जजमेंट्स पढ़े और बहुत सारे पढ़े। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 फिनिश एंड वी आर डन, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ कम टू यूनिट 2। इन यूनिट 2 वी एक्चुअली डिड जो बोला हुआ है आरटीआई की डेफिनेशन, तो क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिवली बोला हुआ है डेफिनेशन, दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था कि आप करिए, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशंस में के बाद आपका राइट टू इंफॉर्मेशन का पूरा प्रोसीजर एंड योर पब्लिक अथॉरिटीज का। तो मैंने तो आपको पूरा बेयर एक्ट ही पढ़ा दिया, तो बेसिकली यूनिट 2 इज अबाउट योर बेयर एक्ट। देन कम्स यूनिट 3। In unit 3 there is Central Information Commission, then State Information Commission, then इनके powers and then penalties, appeal, powers आपको पता है 18 में है, then appeals, ठीक है, and penalties 19 में है, and penalties क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं, that's why you know। तो ये यूनिट 2 एंड यूनिट 3 जो है बेसिकली इट्स नथिंग बट इट्स अ बेयर एक्ट, तो ये हमने इतना कर लिया। अब चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में हम देखते हैं कुछ रिलेटेड अदर लॉज। तो मैंने आपको पूरी पीडीएफ में पढ़ाया था ना। वन इज योर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923, सेकेंड इज योर पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट, ये भी हमने कर लिया है।
1993 ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है 23 का है, 1993 का है। देन इनके रूल्स, इसी के ही रूल्स विच इज ऑफ 1997। देन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट विच इज ऑफ 2002। देन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952। ठीक, एंड देन इसके रूल्स, इसके रूल्स जो है ये 1972। ये हमने एक एक चीज करी है, अब तो आपको पता ही है। ठीक, नाउ बट आप आए यूनिट 5 पे। मैंने क्यों लिखा है दोबारा से सब? यूनिट 5 में देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस जो कि आपके स्टेट कमीशन या फिर सेंट्रल कमीशन कुछ प्रैक्टिसेस करता है, राइट? कुछ प्रैक्टिसेस करता है लाइक इन सर्टेन एरियाज, मतलब उन्होंने जा जाके कहाँ कहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है दी है। दैट इज पुलिस का दे हैव सेट, देन रेवेन्यू, देन टैक्स, एक्सरसाइज, PWD, irrigation, secretariat, BSNL, posts and telegraph, scheduled banks, then CPWD एंड आई थिंक एक्सरसाइज हम ये कर लिया मैंने। ठीक है, सो ये सारा अब आप देखोगे आपने तो पूरा पढ़ लिया, बट मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया क्योंकि इनके केस लॉस नहीं है, इनके केस लॉस एज सच नहीं है। और ये जो है इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, आई गारंटी यू दैट। ठीक है, तो इसलिए अब क्योंकि वन शॉट वीडियो है एंड वन शॉट वीडियो में हमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही करना होता है। इम्पोर्टेंट से मतलब नहीं है, देखो मैंने आपको 4 के 4 यूनिट में एक एक पॉइंट पढ़ाया है, उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है। एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट यहाँ से देयर इज नो मटेरियल एज सच। ठीक, दैट्स व्हाई आई सेड यू अगर आपको ये यूनिट अपने पार्ट पे करना है तो आप करेंगे, मैं यहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। Okay, with this I wind up this lecture, one shot video. अब next जो है हम मिलेंगे with either interpretation of statutes or let's see, ठीक है, and goodbye, take care, all the best for your exam. अच्छे से पढ़िए, अगर वीडियो अच्छी लगी है 2 से 3 बार देखिए इसको, and don't forget to subscribe this channel ताकि आपको जितनी भी वन शॉट वीडियोस आए उनका अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम पे भी जाओ, संभव लॉ है, उस पे ज्वाइन कर, वहां पे आपको और अपडेट्स मिलते हैं, चीजें डलती हैं, सो इट विल हेल्प यू, राइट? दैट्स इट, थैंक यू सो मच।